ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, उसी श्रृंखला में थोड़े आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको करा रहे थे यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए हमारा टॉपिक था। उसी श्रृंखला में हमने हिंदी का जो सिलेबस था आपको समझा दिया था। आज हम आपको स्टार्ट करेंगे विज्ञान। ठीक है, कि विज्ञान में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं उनको पढ़ा जाए जहाँ से नंबर अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सिलेबस। सिलेबस मतलब होता है पाठ्यक्रम, कि यदि आप पाठ्यक्रम को अच्छे समझ लेते हैं तो ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे वो चीज़ें हम आपको टॉपिक बता देंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं पाठ्यक्रम। तो लिखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में आज हम आपको कराएंगे विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान का आज पाठ्यक्रम समझते हैं कि विज्ञान। इससे पहले हमने हिंदी का पाठ्यक्रम आपको समझा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान का अर्थ आपको पता ही होगा कि विज्ञान मतलब क्या होता है, विशुद्ध ज्ञान, मतलब B+ ज्ञान, मतलब विशुद्ध ज्ञान इसे बोल सकते हैं, अद्भुत ज्ञान या कह सकते हैं चमत्कारी ज्ञान। ठीक है, तो विज्ञापन को हम मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में कवरेज नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान जो है एक बड़ा विस्तृत विषय है, मतलब बड़ा विस्तारवादी विषय है। मतलब यहाँ तो कहते हैं कि विज्ञान की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यदि हम किसी विषय को यदि अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वो तरीका ही विज्ञान ही कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान की किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपने परिभाषा पढ़ी होगी, प्रयोगों अथवा प्रशिक्षणों पर आधारित किए गए क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसी विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ होती हैं, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, कृषि विज्ञान, जंतु विज्ञान, और आपने पढ़ा होगा गृह विज्ञान। ठीक है, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में है, विज्ञान के सिलेबस में जो हमको क्या दिया है, विज्ञान ने हमारे पास जो सिलेबस में है रसायन विज्ञान आपके पाठ्यक्रम में है, आपके पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान है। ठीक है, और आपके पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान है। मतलब विज्ञान को आपके यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो एक आपकी रसायन विज्ञान है, एक जीव विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान है। पूरा विज्ञान का जो हमारा पूर्णांक कितने का होगा कक्षा 10 के लिए, पूर्णांक 100। ठीक है, 30 नंबर का आपका क्या है, प्रयोगात्मक। जो प्रयोगात्मक आपकी परीक्षा होगी उसमें आपका 30 नंबर प्रयोगात्मक। ठीक है, और 70 नंबर आपके लिखित परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ हम जो आपको बताएंगे वो इन 70 नंबर के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो एक पाठ्यक्रम को डिवाइड कर देते हैं हम कि रसायन विज्ञान से हमें पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, मतलब 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जीव विज्ञान से 25 के। ठीक है, और भौतिक विज्ञान से 25 के। ठीक है, तो थोड़ा आप तैयारी करें। सबसे पहले ये नज़र डाल लें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम किससे पूछा जाए, रसायन विज्ञान से। तो हम कह सकते हैं कि हाई स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की अपेक्षा रसायन विज्ञान को थोड़ा कम आंका गया है, इसलिए तो उसके मतलब जो नंबर हैं, जो अंक विभाजन किया गया है वो थोड़ा कम है। ठीक है, और ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे कि मतलब एक एक सिलेबस तैयार कराएंगे आपका। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न कौन से टाइप का होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का सिलेबस क्या है, रसायन विज्ञान की जो आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे वो किस तरह डिवाइड होंगे, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्वेश्चन किस तरह डिवाइड होंगे, तो क्या प्रत्येक खंड जो होता है प्रश्न पत्र होगा आपका 2 खंडों में विभक्त होगा। ठीक है, खंड आ और खंड बा, मतलब एक होगा खंड आ और एक होगा खंड बा। तो खंड आ में आपके क्या होते हैं, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे। कौन से होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं आपके पूछे जाएंगे 6 अंक के। कितने के, 6 अंक के। और वर्णनात्मक इसमें होंगे, मतलब आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में आपके प्रश्न 2 तरीके के होंगे, एक होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं इसमें आपके 2 पूछे जाएंगे। कितने, 2। प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 4 अंक का होगा। ठीक है, तो 8 अंक आपके ये हो गए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या तो एक ही पूछ लिया जाएगा 6 अंक का, या ऐसा कर देते हैं कि मतलब
3 क्वेश्चन दे देंगे आपको, प्रत्येक 2 अंक का होगा, ठीक है, तब भी 3 दूनी 6 हो जाएंगे। या फिर ऐसा कर देते हैं कि 2 क्वेश्चन दे देंगे, 3 अंक का होगा, ठीक है, तब भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय अगर 1 पूछेंगे तो वो क्या आपके 6 अंक का होगा, और 2 पूछेंगे तो वो 3 अंक का होगा, ठीक है, और ये 3 पूछेंगे तो वो 2 अंक का होगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका मतलब ऐसे जो है, अब आप जोड़ लें तो 6 और 8 कितने हो गए 6 और 8 14, 6 8 14, 14 6 कितने हो गए 20, तो टोटल कितना हो गया 20, ठीक है। इनको हम 3 को डिवाइड ना करके बल्कि 1 को डिवाइड करेंगे, या तो ये हो सकता है या ये, तो मतलब 6 8 14, 14 6 कितने हो गए 20। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान जो हमारे पूछा जाएगा वो 20 अंक का होगा। कितने का 20 अंक। रसायन विज्ञान से कितना पूछा जाएगा 20 अंक का। हमने क्या करा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रगल नहीं किए, मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हमने शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया है, बल्कि हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सही है, हमने वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञान जो रसायन विज्ञान है उसी के बारे में हमको बताइए, ठीक है, कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और पढ़ने के साथ साथ समझना है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं पकड़ा है, हमने क्या करा है इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा है कि बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं होता है, क्वेश्चन तो कभी घुमा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप टॉपिक समझ जाते हैं तो प्रश्न चाहे कैसा भी हो जाए आप टॉपिक से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट एक नोट्स तैयार किया है हमने, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान को सिलेबस देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान से हमारे रसायन विज्ञान जो आपकी पाठ्य पुस्तक होगी, आपकी किताब होगी, उसमें आपके 4 चैप्टर या 5 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो में हमने सबसे पहले एक है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगला है आपका अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। अगला चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, ठीक है। हमने मोस्ट यहीं को पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको वो टॉपिक बताएंगे जिन पे आपको थोड़ा मजबूती से पकड़ बनाना है, उनको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अगर आप इन 3 प्रश्न हैं जो आपके मतलब 3 जो आपके चैप्टर हैं, यदि 3 चैप्टर के हम टॉपिक हमने क्लियर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को आप थोड़ा ज़्यादा समझना है, ठीक है। यदि आप वहाँ समझ जाते हैं तो आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। मतलब एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका, प्रश्न फंसेंगे, देखो कैसे फंसेंगे। और हमने जो आपके लास्ट में है एक आपका चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक और ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उनको भी दिया है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मतलब इस चैप्टर से हमें क्या क्या चीज़ समझनी है और कौन सी पढ़नी है, ठीक है। आज तक आपने पढ़ा होगा, अब क्या करना है, आपको समझना है। और हम यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, एक दिशा दिखा रहा हूँ। अगर यदि आप ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, तो प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा हल होंगे, ठीक है। तो हमने टॉपिक जो है वो कर रहे हैं क्लियर, मतलब कहाँ कौन कौन से टॉपिक को आप थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, ठीक है, कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एवं समीकरण कि रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा और समीकरण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इसकी आपको परिभाषा पता करना है, क्या परिभाषा और समीकरण के बारे में थोड़ा जानकारी जुटा लें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में समझ लें कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सारे प्रकारों को अच्छे से समझ ले, याद कर ले, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक क्रिया 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो लिखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो देखना है कि आपको संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसकी परिभाषा और इसके मतलब समीकरण के बारे में समझना है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक प्रकार की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कभी ऐसा होता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर पूछ लेता है, कभी ऐसा होता है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर पूछ लेता है, कभी पूछता है अपचयन या उपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, इनको भी नोट कर देना है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। यहाँ पे संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर, अभिक्रिया में अंतर। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। फिर है उपचयन तथा एवं या तथा अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, यदि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से ये चीज़ें आप समझ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं आएगा, यहाँ तक प्रश्न आपका फंस जाएगा। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसकी परिभाषा आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मतलब समझ के। ठीक है, जैसे उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक की परिभाषा आप पढ़ लोगे, अगर सही से समझ लो तो उत्पाद समझ जाओगे, अभिकारक समझ जाओगे, सब यही हो जाता है कि रासायनिक क्रिया समीकरण की परिभाषा। तो रासायनिक क्रिया के प्रकार की कितने प्रकार की होती है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसे आप समझें। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण आपको पता होना चाहिए। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर, कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर क्या है। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया में अंतर। यदि आप रासायनिक अभिक्रिया मतलब इतने टॉपिक अगर सही से पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ के साथ में समझ लेते हैं, ठीक है, तो उम्मीद है आपका रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपका ये प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, यदि आपने सही से इसको पढ़ लिया और पढ़ने के साथ समझ लिया है तब। ठीक है, और सही है। तो अब हम अगला चैप्टर बता रहे हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तैयार करना है कि अम्ल किसे कहते हैं। सही है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल के प्रकार बताइए, अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। ठीक है, अम्ल के प्रकार उन्हें समझना है, अम्ल के प्रकार बताइए। ठीक है, रटना नहीं है, समझना। अम्ल के प्रकार बताइए। ठीक है, और अम्ल व क्षार की पहचान, कि अम्ल व क्षार की पहचान, अम्ल व क्षार की पहचान, कि अम्ल व क्षार की पहचान। ठीक है, जैसे अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं। जैसे में हम यहाँ समझाते हैं, जैसे लिटमस क्या है। ठीक है, या लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर कैसे अम्ल क्षार की पहचान कर लेते हैं लिटमस पेपर से। ठीक है, गंधीय सूचक क्या है,
गंधीय सूचक क्या है, ठीक है। फिनाल फिथेलिन क्या है, ठीक है। तो यदि ये क्या है, मतलब अम्ल व क्षार की पहचान, अम्ल क्षार सूचक हैं ये, ठीक है। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, गंधीय सूचक क्या होता है, फिनाल्फ्थेलिन क्या होता है, फिनाल्फ्थेलिन क्या होता है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से क्या है समझना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान, ठीक है। पीएच मान को समझ लें आपकी, पीएच मान क्या होता है, ठीक है, पीएच मान, ठीक है। और पीएच मान दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है कि हमारे दैनिक जीवन में, ये सब आपकी किताब में मिल जाएंगी सब चीज़ें। दैनिक जीवन में पीएच, दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, ठीक है। आप याद कर सकते हैं अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, यहाँ पे समझ लें अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो जी आपके पॉइंट हो गए क्या। रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण से कि मतलब, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार बताइए, सही है। अम्ल व क्षार की पहचान, ठीक है। लिटमस पेपर, गंधीय सूचक, फिनाल्फ्थेलिन, ठीक है। पीएच मान क्या होता है, दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, ठीक है। अम्ल मतलब अम्लीय वर्षा, ठीक है। इतना इसे याद करना है, ठीक है। मतलब इसे याद नहीं करना, मतलब समझना है। यदि आप समझ जाते हैं तो भूलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, ठीक है। समझने से क्या होता है, या हम कोई चीज़ को समझ जाते हैं तो उसे क्या है, मतलब अब हम पढ़ा तो नहीं सकते हैं आपके लिए इतने कम समय में, ठीक है। तो लेकिन बता सकते हैं ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक अगर ये आपने तैयार कर ली है, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बचेगा नहीं आपका, ठीक है। और आगे क्या देखते हैं, देखो लवण परिवार, लवण किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे लवण परिवार समझना है आपको। लवण परिवार इसी चैप्टर का भाग है ये, ठीक है, ठीक है। और इसमें है कि लवणों के प्रकार, कि लवण के प्रकार बताइए भैया, लवणों के प्रकार बताइए, ठीक है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा। तो इसमें क्या, लवण परिवार, लवणों के प्रकार, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, इसमें ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इसके रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र बनाने की विधि, मतलब रासायनिक नाम और अणुसूत्र बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण तथा इनके उपयोग, मतलब इन तीन के, ठीक है। इनका क्या, रासायनिक नाम, ठीक है, एवं अणुसूत्र बनाने की विधि, सही है। इन तीनों के मतलब ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनेंगे, रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र बनाने की विधि, भौतिक एवं रासायनिक, सही है, भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा इनके उपयोग। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे, यदि ये टॉपिक आप सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं अगला चैप्टर कि धातु एवं अधातु, ठीक है। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। तो इसमें देखना धातु किसे कहते हैं, कि धातु किसे कहते हैं,
धातुओं के भौतिक गुण बताइए। धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुण आपको पता होना चाहिए धातुओं के, ठीक है। और अधातु किसे कहते हैं? अधातु, अधातु किसे कहते हैं? अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, धातु में धातु में अंतर, धातु एवं अधातु में अंतर, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातु कर्म किसे कहते हैं? आगे नोट कर लें। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? खनिज एवं अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर, ठीक है। निस्तापन एवं भर्जन में क्या अंतर है? निस्तापन, निस्तापन एवं भर्जन में अंतर, निस्तापन एवं भर्जन में अंतर, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? आपको लग रहा है बड़े बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं ये, यदि आपको इनकी नॉलेज हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बचेगा आपका। धातु एवं धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है। और है आपका संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं? संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण से सुरक्षा के लिए विधियां, कि संक्षारण से सुरक्षा कैसे होगी उसके लिए विधियां बताइए। संक्षारण, संक्षारण से सुरक्षा के लिए विधियां, ठीक है। तो धातु एवं धातु चैप्टर से आपको क्या याद करना है, ठीक है। मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ नोट किए। मतलब धातु किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, धातु किसे कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण आप मतलब सही से तैयार कर लें। अधातु किसे कहते हैं, ठीक है, अधातु समझ लें, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुण, की अधातुओं के भौतिक गुण कौन से होते हैं। धातु में अधातु में अंतर क्या होता है, कि धातु में अधातु में अंतर क्या है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, की धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, ठीक है। धातु कर्म किसे कहते हैं, कि धातु कर्म किसे कहते हैं। खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है। निस्तापन एवं भर्जन में क्या अंतर है। मिश्र धातु किसे कहते हैं। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और संक्षारण से सुरक्षा के लिए विधियां कौन कौन सी। यदि आपने ये सब तैयार कर लिया तो यहाँ से देखो पेपर की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन आपके एक मतलब नींव तैयार हो रही है, एक बेस बन रहा है आपका आगे के लिए भी। यदि आप साइंस आर्ट से पढ़ते हैं, आगे जाके मतलब विज्ञान वर्ग से आप तैयारी कर रहे हैं, या विज्ञान वर्ग से आपको कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर इंजीनियर, जो भी विज्ञान वर्ग से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यदि आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो आपका बेस भी अभी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा की तैयारी तो हो ही जाएगी अच्छी, लेकिन यहाँ से आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से
समझ लेते हैं। कहते हैं यहाँ ये क्या है, बेसिक्स है, क्या बेसिक्स, आप समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे। समझने का मतलब ये होता है यदि हम समझ लेते हैं तो उसे याद नहीं करना पड़ता है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना है, तो आपके मैंने 3 टॉपिक करा दिए, ठीक है, मतलब 3 चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, ठीक है। 2 पॉइंट हमने और नोट किए हैं, ठीक है। ठीक है, एक है आपका जो चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इसमें आपको क्या करना है, मेंडलीफ, मेंडलीफ की जो है आवर्त सारणी, सही है, इसे अच्छे से देख लेना है, ठीक है, अच्छे से देखना है मतलब और समझना है इसको, ठीक है। और एक आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। एक चैप्टर आपको बीच वाला बच गया, मतलब जो चौथा नंबर का चैप्टर है आपका उसका क्या नाम है, ठीक है, हाँ, कार्बनिक एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। उसमें एक चैप्टर है, हाँ, उस चैप्टर से आपको पढ़ना है एथेनॉल, एथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये तैयार करना है, ठीक है। तो मतलब